हॅलो. गुड मॉर्निंग सर. अजून कोण आहे और कौन है? गुड मॉर्निंग सर. और दो हो गए. गुड मॉर्निंग सर. 3 झाले. अजून ठीक है जन से. ठीक है. नहीं तो हम लोग लास्ट टाइम यहाँ पे आके रुके थे. कंट्रोल्स के बारे में हम लोग को अभी आज स्टडी करना था. मेंटेन होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए. इसके लिए जो चीज को हम लोग यूज करते हैं उसको कंट्रोल कहा जाता है. एकदम सिंपल डेफिनेशन. तो इसके लिए अपने को कोई भी चीज को अभी अपना अपना रिक्वायरमेंट क्या था रेफ्रिजरेटर में -5 डिग्री अपने को इवापोरेटर में चाहिए था. जहाँ पे हम लोग आइस बनाते हैं वो कंपार्टमेंट में अपने को -5 चाहिए. अगर हमने थर्मोस्टेट नहीं लगाया तो क्या होगा? मशीन चलते रहे. मशीन को मालूम नहीं ना कि मेरा कूलिंग आ गया करके. अगर कंट्रोल नहीं है तो इसके लिए हम लोग अगर थर्मोस्टेट लगाते हैं तो अपना जो भी डिजायर्ड टेम्परेचर है या प्रेशर है जो भी अपने अपने देखो इधर ये दे प्रेशर पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर है, अगर वो एयर कंडीशनर है, स्पीड एनी टेम्परेचर एनी कूलिंग इक्विपमेंट हम लोग जो भी यूज करते हैं उसमें हम लोग को थर्मोस्टेट यूज करना होता है. देखा है आप सबने? हेलो. रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट देखा है कि नहीं? यस सर. हाँ. एसी में देखा अपना जो स्प्लिट एसी है उसमें हम लोग डिजिटल जो कंट्रोलर रहता है स्प्लिट एसी में आपने देखा होगा रिमोट के ऊपर हम लोग उसको टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं. तो वो यही है जिसको हम लोग बोलते हैं जो रिमोट के ऊपर रहता है हम लोग सेट करते हैं. तो उसमें पर्टिकुलर रेंज रहती है. वो रेंज के ऊपर अपन वो एसी का टेम्परेचर सेट करते हैं. तो वो एक हिसाब से थर्मोस्टेट है. फिर अपन जहाँ पे ठंडा पानी यूज करते हैं जैसे कि वाटर कूलर है. वाटर कूलर के बैक साइड में भी आप देखोगे तो वहां पे थर्मोस्टेट रहता है और उसमें एक पर्टिकुलर सेटिंग रहती है. वो सेटिंग के ऊपर वो पानी ठंडा अगर हो गया, टैंक का पानी ठंडा हो गया तो वो हिसाब से कट आउट कर देते हैं, कट कर देते हैं. वो मतलब कट कर देते हैं बोले तो क्या होता है कि आपका कंप्रेसर रुक जाता है. जो कूलिंग है ना वो रुक जाती है. और कूलिंग रुक गई तो आगे का कूलिंग नहीं होगा तो क्या होगा? मान लो अभी वाटर कूलर है तो हम लोग नॉर्मली उसको 18 डिग्री सेटिंग करते हैं. 18 डिग्री की
18 डिग्री पे हमने उसको सेट किया, तो क्या होगा, वो 18 डिग्री को कट होगा और फिर उसका जो ये है 2 डिग्री का या 3 डिग्री के बाद, मतलब 21 डिग्री आने के बाद 18 को फ्री हो गया तो 21 को चालू होगा। 3 डिग्री का उसका टॉलरेंस रहता है। ओके, ये हो गया आपका वाटर कूलर में। त्यांचे द्या एक 5 मिनिटात मी यांचं बिल देतो, त्यांचे देऊन. अगर एसी का थर्मोस्टेट है तो एसी का थर्मोस्टेट कितने पे सेट करना है हम लोग को? एयर कंडीशनर का थर्मोस्टेट है तो कितने पे सेट करना है? 22, 24. बेसिकली अपना जो एयर कंडीशनर है उसमें टेम्परेचर मेंटेन करना है, कितना मेंटेन करना है? 24 डिग्री प्लस माइनस 1 डिग्री। ओके, तो वो हिसाब से हम लोग करेंगे। अभी क्या होता है, हर एक आदमी की ये अलग अलग रहती है, चॉइस अलग है। किसी को बहुत ठंडा पसंद है, किसी को जो है कि कम ठंडा चाहिए, तो कोई उसको 24 पे सेट करेगा, कोई उसको 26 पे सेट करेगा और कोई उसको 22 पे भी सेट कर सकता है। ओके, तो ये जो एसी है उसको हम लोग 22 से लेके मान लो 26 डिग्री तक सेट कर सकते हैं। उसमें भी 3 डिग्री का अपना डेविएशन है, मतलब 22 को ट्रिप हो गया तो 25 को चालू होगा, 24 को ट्रिप हो गया तो 27 को चालू होगा। ये ऐसा क्यों होना चाहिए? ऐसा क्यों होना है? 3 डिग्री का आपको नेट टॉलरेंस क्यों देना है उसको? हेलो, आप जवाब देते चलो, गलत होगा तो भी चलेगा, बट जस्ट थिंक ओवर इट एंड रिप्लाई। नो सर। कंप्रेसर को रेस्ट देने के लिए। रेस देने के लिए, ये पहली बात होगी। दूसरी बात है कि अगर मैंने मान लो 22 पे ही सेट किया और उसको 22 पे ही चालू करने की कोशिश किया तो क्या होगा, कंप्रेसर बार 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 उसको किक लगेगी और बार बार वो कंप्रेसर चलेगा। तो उसको एक पर्टिकुलर, जैसा कि हमने 22 डिग्री आने के बाद उसको बंद कर दिया तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसको भी रेस्ट मिलेगा कंप्रेसर को। और आप सबको मालूम है, हमारे जो भी हमारे इक्विपमेंट है एसी के, उसको कभी भी बंद करेंगे तो रिस्टार्ट के लिए उसको कम से कम 3 मिनट चाहिए, बराबर है? वो 3 मिनट इसके लिए चाहिए कि अपना जो रहता है डिस्चार्ज प्रेशर और सक्शन प्रेशर, ये अनबैलेंस प्रेशर रहते हैं। तो हम लोग जब भी मशीन को बंद करते हैं तो एक साइड में होगा लेट अस सी, एक साइड में अपना 69 प्रेशर है और दूसरी साइड में 290 प्रेशर है। तो ये जब तक प्रेशर इक्विलाइज नहीं होगा तब तक ये मशीन को वापस स्टार्ट या वापस किक नहीं लगनी चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि उसको जो सेट पॉइंट का ये जो है वो 3 डिग्री का अपने को रखना है। तो ये जो रहती है उसमें ये जो टेम्परेचर रहता है, दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द थर्मोस्टेट। मतलब अगर ये थर्मोस्टेट हम लोग एसी पे यूज कर रहे हैं, तो अपनी रेंज होनी चाहिए 22 से 26 और ये 3 डिग्री का जो है इसको कहते हैं डिफरेंशियल। ओके, तो ये डिफरेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बात की, अगर डिफरेंशियल कम है तो मशीन क्या होगा, जैसे कि मैंने एक 1 डिग्री का डिफरेंशियल रखा तो 22 डिग्री आएगा, मशीन ट्रिप होगा। फिर जैसे ही मशीन बंद होगा, कंप्रेसर बंद होगा, तुरंत वो 23 पे चला जाएगा। तो क्या होगा, फिर तुरंत वो कंप्रेसर चालू करने की कोशिश करेगा। तो उसमें जो अपना 3 मिनट का जो टाइमर है या 3 मिनट का जो रेस्ट मिलना चाहिए अपने मशीन को, वो मिल नहीं पाएगा और मशीन में खराबी हो सकती है। तो इसके लिए अपने को थर्मोस्टेट यूज करना है, उसका रेंज मालूम होना चाहिए। मान लो अभी हमारा विंडो एसी का थर्मोस्टेट है तो हम लोग उसको वाटर कूलर पे नहीं यूज कर पाएंगे, समझ रहे ना? वाटर कूलर का थर्मोस्टेट, क्योंकि उसकी हर एक थर्मोस्टेट की रेंज अलग अलग रहती है। जैसे कि कोई डीप फ्रीजर का थर्मोस्टेट है तो डीप फ्रीजर के थर्मोस्टेट को हम लोग एसी के लिए नहीं यूज कर पाएंगे, क्योंकि डीप फ्रीजर का जो भी थर्मोस्टेट रहेगा
उसकी रेंज अलग रहेगी और वो रेंज के हिसाब से वो चलेगा। तो डीप फ्रीजर का थर्मोस्टेट डीप फ्रीजर को यूज करना है, बॉटल कूलर का थर्मोस्टेट बॉटल कूलर को यूज करना है, और फ्रिज का है रेफ्रिजरेटर का है वो रेफ्रिजरेटर। भले वो अपने को दिखने में, अगर थर्मोस्टेट अपन मैनुअल थर्मोस्टेट अगर देखते हैं तो एनालॉग थर्मोस्टेट का क्या रहता है कि वो दिखने में एक जैसे दिखते हैं, मतलब वाटर कूलर का थर्मोस्टेट भी वैसा ही दिखेगा आपको, और इसका वाटर कूलर का देखो, एसी का देखो, सबके थर्मोस्टेट अपने को दिखने में सेम दिखेंगे, लेकिन उसकी जो रेंज है ना वो आपको देखना है, इसके ऊपर लिखा रहता है किसका थर्मोस्टेट है वो, ओके, कौन से इक्विपमेंट का थर्मोस्टेट। अभी क्या होता है जब हम लोग वाटर चिलर यूज करते हैं तो वाटर चिलर में हम लोग को 2 थर्मोस्टेट यूज करने पड़ते हैं। ये लिख लिया आपने? हेलो हेलो, Yes, sir. यस सर। हाँ, तो जब भी हम लोग चिलर यूज करते हैं चिलर, तो हम लोग को 2 थर्मोस्टेट लगाने पड़ते हैं। तो एक रहता है ऑपरेटिंग थर्मोस्टेट, पहले वाले को बोलेंगे हम लोग ऑपरेटिंग थर्मोस्टेट, और दूसरे को बोलेंगे एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट। ये क्यों यूज होता है? क्योंकि मान लो हम लोग चिलर पे एक थर्मोस्टेट यूज किए, बिकॉज इट इज अगेन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट थर्मोस्टेट, ओके, तो उसमें अगर कुछ खराबी हो गई तो थर्मोस्टेट की कॉस्ट है हार्डली इट इज कॉस्टिंग यू 1500 रुपीज। लेकिन अगर चिलर आपका मान लो 20 टन का चिलर है, ओके, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 4 लाख रुपीज। तो अगर एखादा थर्मोस्टेट खराब हो गया है तो अपना पूरा चिलर खराब हो सकता है, क्योंकि अगर उसने टाइम पे उसको ट्रिप नहीं किया, जो डिजायर्ड टेम्परेचर है उसमें अगर उसने ट्रिप किया नहीं तो क्या हो सकता है, अपना पूरा चिलर खराब हो सकता है। इसके लिए जहाँ पे ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है वहां पे नॉर्मली दो सेफ्टी या 2 कंट्रोल्स लगाए जाते हैं। तो इसके लिए हमारे वाटर चिलर में ऑलवेज यू विल फाइंड देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थर्मोस्टेट। वन इज ऑपरेटिंग, ये जो भी आपका रेंज था, मान लो आपने इसको 8 डिग्री 7 डिग्री से 10 डिग्री तक आपने सेट किया आउटलेट पे, ओके, तो ये बंदा जो है एंटी फ्रीज वाला, इसको हम लोग 5 करेंगे, ये एंटी फ्रीज वाला, क्योंकि एज द नेम इंडिकेट्स उसका नाम ही ऐसा है एंटी फ्रीज, वो फ्रीज करने से रोक लेगा। क्योंकि 5 डिग्री के नीचे अगर हमारा पानी का टेम्परेचर चला जाएगा तो हमारा वाटर फ्रीज होने का चांस है। तो इसके लिए हम लोग को जो एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट की सेटिंग है इट इज ऑलवेज लोअर देन ऑपरेटिंग थर्मोस्टेट से। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। हाँ हाँ बोलो ना, मेरे को थोड़ा सा मालूम नहीं पड़ रहा है, मतलब अदरवाइज आई हैव टू गो टू मोबाइल एंड चेक वेदर माय वॉइस इज कमिंग और नॉट, ओके। तो ये हो गया थर्मोस्टेट। अभी ये चलता कैसा ये भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये चलेगा कैसा? एक सिंपल जो बोलते हैं ना ऐसा बेलो है, और ये आपका सेंसिंग एलिमेंट है, इसके अंदर पूरा गैस भरा हुआ है, ये आपका सेंसर है, ओके। और ये बेलो है, बेलो बोले तो जैसा बोलते हैं ना अपन बलून जैसा, ये मेटेलिक है और ये पूरा एयर टाइट है। अभी जब ये ठंडा होगा तब ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब इसका शेप ऐसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जब ये अगर हाई टेम्परेचर यहाँ पे सेंसर पे, तो ये लगभग ऐसा बड़ा हो जाएगा, मतलब ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नॉर्मल है, और ये मतलब कूलिंग की तरफ पीछे की तरफ है, कूलिंग हो गया है। और इसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट लगाया हुआ है, ओके, एक ऐसी स्ट्रिप है, मान लो इधर ऐसी स्ट्रिप है, तो ये मशीन को चालू कर देगी, ऐसा ऊपर आएगा तो ये 2 कॉन्टैक्ट हो जाएंगे और ये मशीन आगे चालू हो जाएगी। और अगर ये ऐसा है नीचे की तरफ आ गई समझो, तो ये कॉन्टैक्ट है अपने,
इलेक्ट्रिकल, जो सीरीज में हम लोग लगाते हैं इसको। ओके, तो क्या होगा, नीचे आएगा तो ये कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएंगे और अपना कंप्रेसर बंद हो जाएगा। ऊपर जाएंगे तो ये कंप्रेसर चालू हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या क्या स्टडी किया थर्मोस्टेट में, वन बाय वन बताइए मेरे को। रेंज, डिफरेंशियल। हाँ, डिफरेंशियल क्या है, रेंज क्या है, और दो थर्मोस्टेट भी यूज करते हैं। दो थर्मोस्टेट चिलर में यूज करते हैं, एक ऑपरेटिंग के लिए और एक एंटी फ्रीज के लिए। हाँ, और क्या बोलते हैं उसको, और क्या सीखे हमने, एक दूसरे से थर्मोस्टेट अपने को रिप्लेस मतलब इंटरचेंज नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना है, क्योंकि हर थर्मोस्टेट की रेंज अलग रहती है और हर थर्मोस्टेट का डिफरेंशियल अलग रहता है। अभी डिफरेंशियल कितना रखना है, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल कितना आना चाहिए? हेलो, स्टैंडर्ड डिफरेंशियल कितना आना चाहिए? 3 डिग्री सेल्सियस। 3 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अभी वहां पे हो सकता है कोई ऐसे क्रिटिकल यूनिट हो जहाँ पे अपने को 2 डिग्री का डिफरेंशियल भी सेट करना पड़ता है। जैसे कि आपके जो सर्वर रूम के एसी रहते हैं, ओके, तो उसमें क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो उसके लिए आपने को क्या करना पड़ेगा, उसका जो डिफरेंशियल है वो कम करना पड़ेगा। और एक एप्लीकेशन है जिसको हम लोग ये बोलते हैं क्या, एयर ड्रायर देखा है क्या आपने, एयर ड्रायर? यस सर। एयर ड्रायर अगर देखा होगा ना, तो एयर ड्रायर में क्या होता है, आपने को एक पर्टिकुलर मेंटेन करना पड़ता है उसका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो उसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, फिर कंप्रेसर को बंद नहीं करते, कंप्रेसर हमेशा चलता रहेगा और थर्मोस्टेट करेगा। थर्मोस्टेट क्या करेगा, वो सेंस करके आपका ये जो है क्या बोलते हैं इसको, वहां पे एक हॉट गैस बाईपास वॉल रहते हैं, वो हॉट गैस बाईपास वॉल को ट्रिप कर देगा, मतलब वो ऑपरेट कर देगा। मतलब कंप्रेसर हमेशा चालू रहेगा लेकिन हॉट गैस बाईपास वॉल क्या करेगा, उसको बाईपास कर देगा। क्योंकि अगर हमने कंप्रेसर बंद किया तो क्या होगा, अपने को फिर 3 मिनट का डिले देना पड़ेगा, और वो 3 मिनट का डिले अपने को ये नहीं होगा, मतलब 3 मिनट के डिले में हम लोग रुक जाएंगे तो अपना जो एयर का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा, और जो जो हम लोग को एक्सपेक्टेड टेम्परेचर है उसका वो मिल नहीं पाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, ये जो है कंप्रेसर उसको हमेशा चालू रखना पड़ता है। और कोई ऐसा एप्लीकेशन है आपके वहां इसमें कि जहाँ पे आपको टेम्परेचर बहुत जरूरी है, मतलब एकदम कट टू कट टेम्परेचर आना चाहिए, ऐसा कोई एप्लीकेशन याद आ रहा है आपको? हेलो, हेलो, और आपको कोई ऐसा एप्लीकेशन याद आ रहा है जहाँ पे हम लोग एकदम मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर कंट्रोल चाहिए, ऐसा कोई एप्लीकेशन याद आ रहा है? सर मेडिसिन। हाँ बराबर, मेडिकल में जो भी कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन ऐसे रहते हैं कि जहाँ पे आपको ये करना पड़ता है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखने रहते हैं मेडिसिन। तो वो केस में भी आपने को ये टेम्परेचर जो है एक्यूरेट रखना चाहिए। उससे क्या होता है,
यस सर। तो ये हो गया थर्मोस्टेट। अभी हम लोग एक एक सर्किट करते हैं। ये हो गया टेम्परेचर का। अभी गैस के लिए हम लोग को क्या करने पड़ेगा? अपना जो गैस है, मशीन अपना चल रहा है, पर्टिकुलर सक्शन प्रेशर दे रहा है, डिस्चार्ज प्रेशर दे रहा है मशीन, बराबर है। तो अभी उसमें क्या क्या दिक्कत आ सकती है? व्हेन मशीन इज रनिंग स्मूथली, प्रेशर रहेगा हमारा 69। हम R22 का अगर बात करते हैं तो प्रेशर रहेगा 69 सक्शन साइड पे, और डिस्चार्ज साइड पे रहेगा मान लो 260। ओके, तो अभी हम लोग को चालू कंडीशन में क्या हो सकता है? व्हाट कैन हैपन? सर के बारे में क्या हो सकता है? सर अगर उसका टेम्परेचर अचीव होता है तो प्रेशर लो जाने के चांसेस भी है। हाँ, टेम्परेचर अचीव होने से प्रेशर लो जाएगा, वो एक बात हो सकती है। और क्यों प्रेशर लो हो सकता है? सर गैस भी अगर लीकेज हुआ कहीं तो गैस भी लीक हो सकती है, या सही बात है। या सर लिक्विड मतलब अगर चिलर अपना ये रहा फ्लडेड चिलर रहा तो भी कभी कभार सर लिक्विड इवापोरेटर में जमा हो जाता है, तो उसके कारण भी लो प्रेशर पे जा सकता है चिलर। हाँ, अगर आपका जो भी रिक्वायर्ड ये है उससे अगर कम हो रहा है प्रेशर, एक तो टेम्परेचर आने से कम होगा, सेकंड जो है, अगर मान लो अगर मशीन चल रहा है और उसके ऊपर कुछ गिर गया, ओके, कोई फॉरेन मटेरियल, कोई चीज गिर गई उसके ऊपर, ऐसा भी हो सकता है। या बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन कोई आपका ये लीक हो सकता है। तो वो केस में क्या होगा? मशीन का गैस निकल जाएगा। अभी मशीन का गैस निकल गया, ये कंप्रेसर को कैसे पता चलेगा? उसको नहीं पता चलेगा ना कि भैया मेरे इसमें गैस नहीं। वो क्या करेगा? चलता ही रहेगा। और अगर मशीन में गैस नहीं है और कंप्रेसर चलेगा तो क्या होगा? बोलिए। कंप्रेसर फेल हो मशीन सकता में है। गैस नहीं है और कंप्रेसर चलता रहेगा तो क्या हुआ? देखो, पहली तो बात है कंप्रेसर का जो वाइंडिंग का कूलिंग है वो अपने रिटर्न गैस से होता है, क्योंकि मोटर चलेगी तो इसमें हीट आने वाला है, और हीट आएगा, अगर वो हीट डिसिपेट नहीं होगा गैस को, तो क्या होगा? आपकी मोटर जलने की संभावना है, बराबर है। इसके लिए अपने को अपने मशीन में गैस का प्रेशर कम नहीं चलेगा। अभी दूसरा बात यह है कि अगर गैस का प्रेशर बढ़ गया तो क्या होगा? गैस का प्रेशर बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा? सोच के बोलो जरा, क्योंकि ये जो है ना, ये सिखाने से अच्छा अपने को समझ में आना, मतलब आपके सोच में मालूम पड़ेगा तो अपने आप आपको मालूम पड़ गया कंट्रोल्स क्यों लगाना है और कौन से कंट्रोल लगाना है कोई भी सिस्टम में। अभी हम लोग जो कंट्रोल स्टडी कर रहे हैं वो तो सब है, लेकिन ये सब कंट्रोल एक सिस्टम में नहीं लगेंगे। आप समझ रहे ना? ये जो सब कंट्रोल एक सिस्टम में लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट कंस्ट्रेंट आल्सो, एंड डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द मशीन, जो भी आपकी मशीन की साइज है वो हिसाब से वो कंट्रोल लगाने चाहिए। हम लोग अभी जो स्टडी कर रहे हैं वो सब कंट्रोल स्टडी कर रहे हैं, वो एक पार्ट हो गया कि सब टाइप के कंट्रोल स्टडी कर रहे हैं, लेकिन जो मशीन है वो हिसाब से। अभी मेरे को बताइए ना, हाई प्रेशर क्यों होगा? कोई बताएगा मेरे को? कंडेंसेशन अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो भी हाई प्रेशर। कंडेंसेशन प्रॉपर नहीं होगा तो हाई प्रेशर होगा। और क्यों होगा? बताइए गलत है तो मैं बता दूंगा आपको गलत है करके, बट आप उसमें ये करते जाइए। कभी कभार हाई प्रेशर ज्यादा गैस अगर डाल दी सिस्टम की रिक्वायरमेंट से ज्यादा, अगर गैस चार्ज हुई है रिपेयर के बाद, तो भी हाई प्रेशर पे जा सकता है। और अगर ब्लेंड गैस है, ग्रीन गैस है, और उसका अगर कंपोजिशन बिगड़ गया है, सपोज उसको रेफ्रिजरेंट मतलब गैस फॉर्म में चार्ज किया है तो कंपोजिशन बिगाड़ देते कभी कभार लोग, तो उसके कारण भी हाई प्रेशर पे जा सकता है। हाई प्रेशर हो सकता है। और
और क्यों होगा? और 21 समय से और क्यों होगा हाई प्रेशर? और क्या कारण है? आपका मान लो अभी कंडेंसर का फैन टूट गया, हो सकता है ना, एल्यूमिनियम का फैन है, चलते चलते टूट गया, तो सर तो भी ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है सर। तो भी क्या होगा, अपना कंडेंसेशन प्रॉपर नहीं होगा और मशीन में हाई प्रेशर होगा। और क्या होगा, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने को एसी में याद रखना है, अगर आपने मशीन को वैक्यूम सही नहीं किया है, अगर मशीन में नॉन कंडेंसेबल गैसेस है, तो क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ता बढ़ता जाएगा मशीन का, और वो केस में हाई प्रेशर हो जाएगा ऐसा। तो ये सब चीज को हैंडल करने के लिए अपने को एक रहता है लो प्रेशर कंट्रोल स्विच, एलपी स्विच, जो लो साइड के प्रेशर को कंट्रोल करेगा, और दूसरा रहेगा एचपी स्विच। एक 2 मिनट होल्ड करा, 1 मिनट। हेलो। हाँ, तो लो प्रेशर स्विच के लिए हम लोग को क्या, अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लो प्रेशर स्विच को सेट कहाँ पे करना है। लो प्रेशर स्विच क्यों लगाना है ये मालूम पड़ गया अपने को, लेकिन लो प्रेशर स्विच को सेट कितने पे करना है, क्योंकि ये बहुत बार सब लोगों के लिए ऐसा जम्बलिंग इश्यू है। कोई बोलता है इतने पे करो, या कोई बोलता है इतने पे करो।
कितना रहता है, कितना पे करना चाहिए? लॉजिकली स्पीकिंग लो प्रेशर स्विच को कितने पे सेट करना चाहिए? सर वो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग स्लाइडर हाँ, तो अपने को अगर आपके सिस्टम में R22 गैस है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए, अगर आपके सिस्टम में R22 गैस है तो अभी फ्रीजिंग कभी होगा? फ्रीजिंग होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड को। तो आपको क्या करना है, लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड को R22 का इक्विवेलेंट प्रेशर कितना है? 2 डिग्री सेंटीग्रेड को R22 का इक्विवेलेंट प्रेशर कितना है, उसके ऊपर वो एलपी स्विच को सेट करना है। समझ में आ रहा है कितना है? आप देख पाएंगे क्या? हेलो, 4.5 डिग्री को अपना 69 है, तो 2 डिग्री को यार वो कितना होगा? 55 के आसपास होगा, 55 या 50। तो अपने को लो प्रेशर जो है 50 में सेट करना चाहिए। हेलो, 2 डिग्री पे 62.35 आ रहा है। 62 0 डिग्री देखो, 0 डिग्री 55 के आसपास अपने को करना चाहिए, ताकि 57.53 ताकि वो मशीन अगर 55 पे 55 इज द करेक्ट वैल्यू, तो 55 को अगर हम लोग करेंगे तो क्या होगा, लो प्रेशर होने से तो पानी का फ्रीजिंग हो सकता है, वो अपना अवॉइड हो जाएगा। सेकेंड पार्ट क्या है, लो प्रेशर स्विच इतने पे भी सेट करना है ताकि उसके नीचे अगर उसका प्रेशर गया तो अपना कंप्रेसर का मोटर सफर नहीं होना चाहिए टेम्परेचर से। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? क्योंकि मेरा अगर लो प्रेशर जाता है तो मेरे को उधर कंप्रेसर की मोटर है वो हीट हो जाएगी, और वो हीट हो जाएंगी तो मेरा कंप्रेसर मतलब प्रॉब्लम में आ सकता है। इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए कि प्रेशर ऐसा भी रखना चाहिए। 2-3 चीज का ख्याल रखना है, एक तो कंप्रेसर की मोटर नहीं जावे, जो भी उसका कूलिंग है वो मिलना चाहिए उसको कूलिंग। सेकेंड पार्ट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी हमने मान लो समर में मशीन को हम लोग समर में चला रहे हैं। कभी कभार क्या होता है, जब भी विंटर में आता है विंटर में मशीन चलता है, तो विंटर में ऑलरेडी आपके पास जो बोलते हैं ना एम्बिएंट टेम्परेचर कम रहता है। एम्बिएंट टेम्परेचर कम रहेगा तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंगली आपका ये जो है एम्बिएंट टेम्परेचर कम रहने से क्या होगा, आपका कंडेंसिंग टेम्परेचर कम हो जाएगा। कंडेंसिंग टेम्परेचर कम होएगा तो करस्पॉन्डिंगली आपका सक्शन प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको ये देखना है कि ठंडी के मौसम में आपके जो क्या एम्बिएंट है, तो वो एम्बिएंट के लिए ये क्या करना पड़ेगा अपने को, टेम्परेचर कितना आ सकता है आपके, अगर और बाकी के कंट्रोल सही है, थर्मोस्टेट सही है या बाकी के कंट्रोल सही है, तो अपने को वो देखना पड़ेगा कि वो जो टेम्परेचर आएगा ठंडी के मौसम में, कम जो टेम्परेचर होगा, तो वो टाइम पे भी अपना एलपी स्विच ठीक नहीं होना चाहिए। तो लगभग हम लोग जो नॉर्मली कंपनी जो बोलती है ब्लू स्टार बोलो या उल्टा, नॉर्मली दे आर रिकमेंडिंग टू कीप द प्रेशर सेटिंग 50 to 55 psi। अभी एचपी स्विच का सेटिंग कैसा करेंगे? What parameters will you consider while setting the HP switch? सैचुरेट नहीं। ये तो अपने को देखना है कि आपका जो ये है, पहली बात क्या देखना है, आपका ऑपरेटिंग टेम्परेचर कितना, ऑपरेटिंग प्रेशर कितना है। अभी जैसे कि पूना की बात करें, पूना या नासिक की बात करें, तो हमारे यहाँ टेम्परेचर जो है 104 डिग्री, मतलब करीबन 42 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर 42 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसका करस्पॉन्डिंग प्रेशर कितना होगा, 290 आता है R22 का, चेक कीजिए जरा। R22 का 42 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 में कितना आएगा? 42 डिग्री सेंटीग्रेड में 218 आएगा।
नहीं रे, 105 पे देखो, 105 पे 260 के आसपास आना चाहिए। 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पे देखो। इसे फ़ारेनहाइट पे क्या, एक मिनट। 105 फ़ारेनहाइट। 105 2110 210। हाँ 210 है। तो ये आपका मान लो एक स्टैंडर्ड प्रेशर है, लेकिन अभी हम लोग जब भी सोचते हैं मशीन जो रहता है वो इतना 100% क्लीन नहीं रहता। ये क्लीन कंडीशन की बात है, बराबर है ना। तो हम लोग को क्या देखना चाहिए, ये जो सेटिंग है वो लगभग 275 के आसपास रखना चाहिए, लगभग 275 के आसपास रखना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि अगर आपका मान लो कोई कंडेंसर डर्टी है या कुछ भी है, तो भी एक पर्टिकुलर लेवल पे वो टेम्परेचर, वो जो प्रेशर है वो अगर बढ़ भी जाएगा तो 275 तक अपना मशीन चलना चाहिए। अभी ये होगी एयर कूल्ड कंडेंसर की बात। अगर हमारे पास वाटर कूल्ड कंडेंसर है तो क्या होगा, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा बोले तो अभी ये हमारा ऑपरेटिंग प्रेशर था 275, तो हम लोग 290 तक उसको समझो सेट करते हैं। अभी वाटर कूल्ड जब भी जाते हैं तो हमारा 225 मैक्सिमम हमारा ऑपरेटिंग प्रेशर रहता है कंडेंसर का। तो इसको जो है ना हम लोग 260 तक सेट कर पाएंगे। समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग वाटर कूल्ड पे जाते हैं तो हमारा ऑटोमेटिकली कंडेंसिंग टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। सर इसका फिर कंडेंसर के पानी के हिसाब से देखेंगे क्या, जो करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर आएगा गैस का? हाँ कंडेंसर के पानी के हिसाब से, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए कंडेंसर का जो पानी रहता है मोर और लेस, अगर अपने इंडिया की बात करें 30-32 कुछ सर्टेन एरियाज को छोड़ के, हाँ तो अपना टेम्परेचर है 32 डिग्री इनलेट आ जाता है कंडेंसर को। स्टैंडर्ड जो हमारा जो टनेज हम लोग डिफाइन करते हैं 32 डिग्री इनलेट पे करते हैं और 36.5 आउटलेट पे करते हैं। आपने कोई भी कंपनी का अगर पैम्पलेट देखा चिलर का, तो उसमें ये स्टैंडर्ड पैरामीटर रहते हैं। मतलब 32 के बदले अगर आपका 29 टेम्परेचर आता है मान लो इनलेट में, तो थोड़ा सा आपका टनेज बढ़ने की संभावना है ऐसा। और 32 से ज्यादा आता है पानी इनलेट में, तो क्या होगा, थोड़ा सा आपका टनेज जो है वो कम हो सकता है। तो ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर उन्होंने पकड़ा हुआ है 32 इनलेट और 36.5 आउटलेट टेम्परेचर। तो ये समझ में आया, ये है एयर कूल के लिए, ये है वाटर कूल के लिए। अभी हम लोग गैस की बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको गैस पे ध्यान रखना है। अगर मान लो R404 है तो ये पैरामीटर्स बदल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, उसका जो एम्बिएंट टेम्परेचर से लेके जो भी उसका डिस्चार्ज प्रेशर है उसको ध्यान में रखते हैं। डिस्चार्ज प्रेशर कितना है वो डिसाइड करके उसके हिसाब से अपन उसको सेट करते हैं। अब ये 275 है तो हम लोग 310 325 तक सेट कर सकते हैं। इट इज योर पर्सनल चॉइस। आपको आपकी सिस्टम पे कितना, मतलब आपने जो डिजाइन किया उसके ऊपर कितना भरोसा है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका कंडेंसर जो एकदम रोड साइड पे है, मतलब मेन जो रोड रहता है वहां पे आपका कंडेंसर एक्सपोज है, तो वहां पे डस्ट लेवल ज्यादा आ सकती है। तो अभी ऐसा भी नहीं ना रोज रोज उठ के कस्टमर वो कंडेंसर को क्लीन करेगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो उसमें आपको हो सकता है कि आपको 325 तक आपको उसका डिस्चार्ज जो इसका सेटिंग है HPC का अपन रख सकते हैं ऐसा। ठीक है, अभी अगेन इसमें भी जैसे हमने बात किया था रेंज और डिफरेंशियल। हाँ हाँ बोला अल्लाह का हो ये तो ठीक है। थोड़ा सा हाँ। तो इसमें भी रेंज और डिफरेंशियल है। ऑलवेज देयर विल बी रेंज एंड डिफरेंशियल फॉर एवरी कंट्रोल। अभी ये रेंज जो है, आपने अगर HP स्विच को देखा, कोई भी ले लो, डैनफोर्स का आता है, इमर्सन का आता है या कोई इनफोस का आता है, तो ये सब में रेंज रहती है। उसके ऊपर एक एनालॉग स्केल रहता है, अगर आपने देखा ना बराबर, मैं आपका वो फोटो भेजता हूँ इसमें व्हाट्सएप पे, तो वहां पे ऐसे रेंज रहती है और उसके ऊपर में एक एडजस्टमेंट स्क्रू रहता है। तो आपको एक पर्टिकुलर सेट पॉइंट पे उसको रखना है और डिफरेंशियल भी आप उसका सेट कर पाते हो।
मान लो मेरा मशीन आके 325 पे ट्रिप हो गया, तो क्या होगा, फिर मेरा प्रेशर इक्विलाइजेशन चालू हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। फिर अगर प्रेशर अगर 275 के रेंज में आ गया तो मेरा फिर मशीन चालू हो सकता है। तो अगर ये ऑटो में चालू हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटो रीसेट, मतलब वो ऑटोमेटिकली उसके रेंज में आ गया तो रिस्टार्ट हो सकता है। और एक दूसरा रहता है मैनुअल रीसेट। तो जब भी हम लोग एचपी बेसिक स्पेशली जब भी हम लोग एचपी स्विच को यूज करते हैं तो उसको मैनुअल रीसेट वाला एचपी स्विच यूज करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आपका एचपी ट्रिप हो रहा है, अगर एचपी ट्रिप हो रहा है तो आपको मालूम पड़ना चाहिए किस कारण से ट्रिप हो रहा है। अगर वो आपको कारण मालूम नहीं पड़ेगा तो बार बार ट्रिप होगा, बार बार कंप्रेसर चालू होगा, और कंप्रेसर फ्रिक्वेंटली चालू होने से भी कंप्रेसर के लिए खतरा है। तो आपको वो रीजन मालूम पड़ना चाहिए। ये सब कंट्रोल्स का मेन मेन एम क्या है कि कोई ऑपरेटर या समबडी शुड अटेंड द मशीन। ओके, अभी थर्मोस्टेट पे ट्रिप होता है तो उसको शायद अटेंडेंट की जरूरत नहीं है, वो ऑटो में रिसेट मतलब हो जाएगा, फिर से चालू हो जाएगा मशीन। लेकिन अगर ये एचपी स्विच या एलपी स्विच पे अगर मशीन ट्रिप होता है तो ऑपरेटर या जो भी कोई concerned person has to go to machine and check why the machine is tripping on the pressure switches। ठीक है, ऑटो रिसेट मैनुअल रिसेट मालूम पड़ गया क्यों करना है। आगे चलते हैं। अभी वाटर फ्लो के लिए अपने को क्या करना चाहिए। अभी मेरा मान लो चिलर है, ओके, वाटर कूल चिलर है, मतलब कंडेंसर में अलग पानी घूम रहा है, चिलर में अलग पानी घूम रहा है। अभी पानी घूमेंगे तो किससे घूमेंगे, पानी कैसा घूमेगा चिलर में, विद द हेल्प ऑफ, हेलो, पानी कौन घुमाएगा चिलर में या कंडेंसर में, पंप। हेलो, पंप, बराबर है। तो ये पंप में प्रॉब्लम हो सकता है। सेकेंड, उसमें हमारे वॉल्स रहते हैं लाइन में, आपने देखा होगा हम लोग एनआरवी नॉन रिटर्न वॉल रहते हैं, ऑन ऑफ वॉल रहते हैं, या बैलेंसिंग वॉल रहते हैं। अभी ये जो पूरा सर्किट जो चल रहा है तो इसमें मैकेनिकल प्रॉब्लम आ सकता है। पंप जो है, पंप की मोटर बंद होगी समझो चालू में, तो कंप्रेसर को थोड़ा मालूम पड़ेगा कि भैया पंप की मोटर जल रही है और पानी घूम नहीं रहा है, कंप्रेसर को खुद को मालूम नहीं पड़ेगा। तो पंप की मोटर जल सकती है, पंप की मोटर ओवरलोड हो सकती है, फिर इम्पेलर टूट सकता है। उसमें अगर कुछ कचरा है, आपने अगर सक्शन में ये नहीं लगाया, फिल्टर नहीं लगाया पानी में, और कुछ ऐसा स्टोन के जैसा कुछ आ गया है तो इम्पेलर टूट सकता है, और उससे आपका जो वाटर फ्लो है, ये जो भी वाटर सर्किट है उसमें कोई भी प्रॉब्लम आ गया तो अपना वाटर फ्लो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और अगर वाटर फ्लो डिस्टर्ब हो गया, जैसे हमने कहा था कि 1 टन के लिए अपने को 9 एलपीएम फ्लो चाहिए, मान लो 100 टन का आपका प्लांट है तो आपको 900 एलपीएम पानी उसमें घूमना है। अगर इसमें से किसी में भी प्रॉब्लम हो गया वाटर सर्किट में तो क्या होगा, उतना पानी अगर घूमेगा नहीं, जो पानी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो घूमेगा नहीं, तो क्या होगा, फिर आपका सक्शन प्रेशर कम हो जाएगा, मशीन अपना एलपी पे ट्रिप हो जाएगा, और पानी अगर रुक गया है तो उसमें फ्रॉस्टिंग होने का चांस ज्यादा है, आइस फॉर्मेशन हो सकता है। तो इसके लिए हाउ कैन वी कंट्रोल, तो वाटर फ्लो के लिए एक वाटर फ्लो स्विच आता है। ये सब इसके ना मैं आपको थोड़े से इमेजेस में भेज दूंगा। वाटर फ्लो स्विच रहता है, उसमें क्या रहता है, एक पैडल रहता है, अगर पानी आया तो ही वो कांटेक्ट, एक ऐसा फ्री पैडल है, ये ऊपर स्विच की असेंबली है और ये आपका पानी फ्लो हो रहा है। अगर ये पानी फ्लो हो गया है तो यहाँ पे इसको ये है, इधर भी ये फ्री फ्लोइंग है। ओके, जब भी पानी बंद है तभी ये स्ट्रेट रहेगा,
जाएगा, पानी आएगा तो ये यहाँ से अगर पानी आ गया तो ये फ्री मूविंग आर्म है, वो उधर धकेल दिया जाएगा और वो इधर ऊपर जो है इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट मेक और ब्रेक हो जाएंगे और उससे अपना अगर मान लो अभी आपका पंप बंद हो गया या पंप में प्रेशर कम हो गया तो ये पूरा जो है इसका कंट्रोल सर्किट जो है वो जाके अपने कंप्रेसर को बंद कर देगा। फिर ये हो गया वाटर फ्लो स्विच और एक उसमें रहता है वाटर प्रेशर स्विच। अभी ये कहाँ पे लगाएंगे हम लोग? डिफरेंशियल वाटर प्रेशर स्विच इज द करेक्ट वर्ड। ये मान लो आपका चिलर है, ये इनलेट है और ये आउटलेट है, ये दोनों के बीच में अपना ये डिफरेंशियल वाटर प्रेशर स्विच रहता है। ओके, अभी मान लो इसमें फ्रीजिंग हो गया तो क्या होगा, ये जो डिफरेंशियल है उनका वो बिगड़ जाएगा, डिफरेंशियल ज्यादा हो जाएगा। या अगर पंप बंद हो गया तो क्या होगा, इसका डिफरेंशियल कुछ आएगा नहीं, तो उससे भी ये मशीन को बंद कर देगा। डिफरेंशियल वाटर प्रेशर स्विच नॉर्मली ये ब्लू स्टार वोल्टास के मशीन पे ये चिलर पे नॉर्मली अक्सर देखा जाता है, कोई भी कंपनी के, लेकिन वो अलग अलग रहेंगे, किसी इसमें डिजिटल रह सकते हैं, किसी इसमें मैनुअल रह सकते हैं। ओके, अभी हो गया वाटर का सर्किट। अभी अपने को देखना है फायर कंट्रोल क्या है। अभी हमारा एचयू चल रहा है तो उसमें पूरा मतलब पूरी बिल्डिंग है, मान लो 5 स्टोरेड बिल्डिंग है, 7 स्टोरेड बिल्डिंग है, पूरा बिल्डिंग में हम लोग एसी के थ्रू हवा को ठंडा करते हैं। और किसी एरिया में फायर अगर हो गई, फायर हो गई तो क्या होगा, जब तक हमारी हवा चालू है, जब तक वो फायर को ऑक्सीजन मिलेगा और वो फायर स्प्रेड हो जाएगी। तो ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए, जहां पे भी फायर होगा तो क्या होगा, वहां का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वहां का टेम्परेचर बढ़ गया तो आपने सुना होगा हमारे एसी के सर्किट में अगर एयर साइकिल का हम लोग बात करते हैं तो वहां पे डैम्पर्स है। जैसे हमारे पानी के सर्किट में वॉल्स है, हम लोग कम कर सकते हैं पानी का फ्लो या बढ़ा सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे अपना ये पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे बताया ये आपका एच है मान लो। ओके, ये आपकी डक्टिंग है, वो अलग अलग एरिया में जा रहे हैं। ओके, और ये रिटर्न एयर है, ये एच। अभी क्या होगा, जब अगर ये एरिया में फायर होगा और मेरा हवा चालू है तो ये फायर स्प्रेड होने का चांस है। और एक नॉर्मली क्या होता है, एसी के कारण कभी आग नहीं लगती है। आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि एसी के कारण आग लग गई। एक्चुअली क्या होते हैं, आग जो लगती है वो शॉर्ट सर्किट के कारण लगती है। और बल्कि हमारे एचयू का एयर फ्लो चालू है तो एयर अगर वो आपको मिलेगा, ऑक्सीजन का सप्लाई आपको होगा तो क्या होगा, आग जोर से फैलेगी। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो रिटर्न एयर है यहाँ पे डैम्पर, सप्लायर में भी डैम्पर रहते हैं, डैम्पर बोलते हैं उसको। जैसे हमारे इसको वॉल बोलते हैं वैसे इसको डैम्पर। ये डैम्पर क्या करता है, ये फ्लो को कम ज्यादा कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक लिंक रहती है, दैट इज स्प्रिंग लोडेड। वो लिंक जो है ना स्प्रिंग से अटैच रहती है, मतलब वो लिंक अगर टूट गई तो स्प्रिंग प्रेशर से वो डैम्पर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी आग लगेगी तो क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर यहाँ का बढ़ जाएगा हवा का, और वो बढ़े हुए टेम्परेचर को लिंक रहती है, फ्यूजिबल लिंक बोलते हैं उसको, करेक्ट वर्ड इज फ्यूजिबल लिंक। तो वो लिंक अगर मेल्ट हो गई तो ये पूरा डैम्पर बंद हो जाएगा, ये पूरे एरिया का जो हवा का सर्कुलेशन है वो पूरा रुक जाएगा। तो उससे क्या होगा, आग स्प्रेड नहीं हो पाएगी ज्यादा, और वहां जो भी है आग को बुझाया जा सकता है। तो ये हर जब भी मैं बिल्डिंग्स रहते हैं, जो भी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग रहते हैं जहाँ पे एयर कंडीशनिंग लगा हुआ है, तो वहां पे ये फायर डैम्पर लगाना मैंडेटरी है।
और ये जो पर्टिकुलर लिंक जो है, क्योंकि ये लिंक जो है उसमें जो फिजिबल लिंक है वो आपको रिलायबल होनी चाहिए। तो एक पर्टिकुलर टेस्ट सर्टिफिकेट रहता है, वहां से आपको वो लिंक लेनी है या वही वही स्टैंडर्ड की लिंक यूज करनी है फायर डैम पर। ओके, और अपने को क्या कंट्रोल लगेगा? अभी इलेक्ट्रिकल कंट्रोल लगेंगे ना। आपके जो भी इक्विपमेंट है, कंप्रेसर से लेके पंप तक जो भी इक्विपमेंट है, सबके ओवरलोड प्रोटेक्टर होने चाहिए, क्योंकि उनका जो दिया हुआ है करंट है उससे अगर ऊपर निकल गए तो उसमें दिक्कत हो जाएगी, वो प्रॉब्लम में हो जाएगा। जैसे कि कंप्रेसर है, कंप्रेसर का एक पर्टिकुलर रेटेड करंट है, उसके अगर ऊपर वो करंट गया तो कंप्रेसर बर्न होने का चांस है या उसमें कोई ये होने का चांस है, मतलब वो बिगड़ सकता है। तो इसके लिए जो भी उसके रेटेड करंट है वो हिसाब से सब मोटर्स जो भी है, पंप है, एयर हैंडलिंग यूनिट का मोटर है, सबके लिए अपने को ओवरलोड लगाना जरूरी है। और क्या लगाना जरूरी है? उसमें लो वोल्टेज हो सकता है, मशीन चल रही है तो उसमें लो वोल्टेज हो सकता है, हाई वोल्टेज हो सकता है, और सिंगल फेजिंग हो सकता है। सिंगल फेजिंग क्या होता है मालूम है ना? हेलो हेलो सर नहीं, सिंगल फेजिंग एक बार बता दीजिए मुझे। जब भी थ्री फेज का सप्लाई है ना, वो क्या होता है, अक्सर एमएससीबी की तरफ से हो सकता है, या कोई बीच में अगर हमारा केबल में कोई फॉल्ट है तो भी हो सकता है। एक जो फेज है वो गायब हो जाती है थ्री फेज में से, और दो फेज का अगर सप्लाई है तो हमारी मोटर जल सकती है। दो फेज अगर आए, तीसरी फेज आए नहीं तो हमारी मोटर जल सकती है। तो हमारे पास एक स्विच हम लोग एक लगाते हैं, तो वो क्या करेगा, अगर तीसरी फेज गायब हो गई तो तुरंत वो मशीन को बंद कर देगा। ऐसा, दैट इज कॉल्ड सिंगल फेज प्रिवेंटर। तो हमारा को क्या क्या देखना है? ओवरलोड प्रोटेक्टर देखना है, लो वोल्टेज देखना है, हाई वोल्टेज देखना है, और सिंगल फेजिंग देखना है। तो ये हो गए सब हमारे इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स, एसटीपी बोलते हैं इसको। बिल, हाँ मग उद्या उद्या हो ठीक, उद्या करतो मग. आपल्याला जायचंय कुठे? ठीक ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रिकल में हम लोग को ओवरलोड प्रोटेक्टर, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, एसपीपी, और क्या होना चाहिए? और इलेक्ट्रिक में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं? हेलो, और कोई प्रॉब्लम आ सकता है कि इलेक्ट्रिकल सप्लायर में? सबसे इम्पोर्टेंट अर्थिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, वो भी आपको देखना है। फेज रिवर्स, तो ईएलसी, हाँ क्या बोल रहे हैं? फेज रिवर्स, फेज रिवर्सल, बराबर। ईएलसीबी पे आपको वो सर्किट में होना चाहिए। गलती से आपकी इतने सारे इक्विपमेंट है, कोई इक्विपमेंट अगर फेल हो गया, अर्थ हो गया, तो आपका ये जो है ट्रिप होना चाहिए, सप्लाई का है, नहीं तो बाकी बाकी जो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करेगा। आपने देखा होगा जहाँ पे मतलब फार्मास्यूटिकल्स है, कंप्यूटर के एप्लीकेशंस है, तो वहां पे आपने को ह्यूमिडिटी मेंटेन करना रहता है। ओके, तो एक ह्यूमिडिटी स्टार्ट करके एक ऐसा एचपीसी जैसा ही दिखता है, तो वहां पे वो क्या करते हैं, जो हॉर्स का हेयर रहते हैं ना, बाल बाल हॉर्स का बाल रहता है, वो यूज होता है उसमें। वो क्या होता है, वो जो बाल है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ये जो है ना, ये बाल ऐसा थोड़ा सा ये करेगा, मतलब इट विल बिकम लूज। और अगर सॉरी ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ऐसा होगा, और ह्यूमिडिटी सही है तो वो ऐसा स्ट्रेट होगा। और इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट दिया रहता है।
तो जब ये ह्यूमिडिटी स्टार्ट हम लोग सीरीज में लगाते हैं तो क्या होगा, अगर पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी पे हमने उसको सेट किया है, वो पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी आने के बाद ये ह्यूमिडिटी स्टार्ट कंप्रेसर को बंद कर देगा या चालू करेगा। लेकिन ये आजकल ये ऐसा मैनुअल वाला या एनालॉग वाला नॉर्मली यूज नहीं होता है। आपको शायद वो देखने को भी नहीं मिलेगा। आप ही हम लोग क्या करते हैं, पूरा हमारे पास वो डिजिटल ये रहता है, कंट्रोल्स रहते हैं, डिजिटल कंट्रोल, तो डिजिटल ह्यूमिडिटी कंट्रोलर रहता है। तो उसमें पर्टिकुलर एक ऐसा ऐसा क्या बोलते हैं हम लोग, उसमें एक सेंसर रहता है और वो डिजिटली आपको वैल्यू दिखाते हैं, क्या वैल्यू चल रहा है, और हम लोग उसको पर्टिकुलर वैल्यू कैसे। ये जो सब जीरो का आपने बात किया है, सब जीरो ये कंपनी जो बनाती है, उनका भी एक RH कंट्रोल आता है, उसमें भी RH कंट्रोल रहता है, टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, तो वो सब डिजिटल में दिखाते हैं। तो वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रहता है। ओके, और इसके अलावा कोई कंट्रोल बचे हुए हैं आपको कोई लगता है? हैव यू एवर केम अक्रॉस कोई कंट्रोल्स की आपने देखा है क्या? हाँ, और एक रह गया, रुको। अभी ये सब हो गया। अभी हम लोग जो अभी के दौर में चल रहे हैं, स्पीड कंट्रोल। हम लोग क्या करते हैं आजकल, VFD यूज करते हैं, बराबर है ना? VFD यूज होता है। जैसे कि कोई पंप्स है, पंप का मॉड्यूल है, तो उसमें क्या वो करते हैं, 2 पंप लगाते हैं। एक पंप जो है वो 50% कैपेसिटी से चलेगा, दूसरा पंप जो है वो मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका स्पीड बढ़ेगा तो उसका फ्लो बढ़ेगा, और वो सिस्टम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो काम करेगा। वैसा कंप्रेसर को भी VFD लगाया जाता है। ओके, मैं अपन चिलर की बात करते हैं। जैसा भी आपका टेम्परेचर है, अगर मशीन आपने चालू किया और टेम्परेचर हाई है, तो मशीन पूरा स्पीड से चलेगा, और जैसे जैसे टेम्परेचर आते जाता है वैसे वैसे उसका स्पीड कम हो जाएगा। सो कंप्रेसर बंद करके चालू करने में अपने को ज्यादा एनर्जी लगती है, लेकिन अगर कंप्रेसर चालू है तो उसका स्पीड कम ज्यादा करने से अपने को एनर्जी कम लगती है। आपका ये जो है ना, स्पीड AC भी आते हैं ना, अभी क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, स्पीड AC भी आते हैं ना अभी, ये स्पीड कंट्रोल में। एनीबॉडी नोस? हेलो, स्पीड AC जो आते हैं अभी आजकल, वो क्या बोलते हैं उसको? एक्चुअली हम लोग स्पीड AC में डील नहीं करते, इसके लिए आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर। सुबोध, माहिती आहे का त्या शब्द काय आहे तो? विश्वेश, तुम्हाला पण नाही माहिती? अरे काय म्हणतात ना, हे नाही का आधी फिक्स स्पीड असायची आणि आता कोणता कंट्रोल म्हणतात आहे त्याला, हम जरा आठवें थोड़ा वेळ। तो उसमें क्या होता है, जो भी आपका टेम्परेचर अचीव करने के, वो अचीव करने के बाद क्या होता है कि कंप्रेसर का स्पीड कम हो जाता है। कंप्रेसर का स्पीड कम हो गया है तो उसका कूलिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, और एक पर्टिकुलर लास्ट जो टेम्परेचर रहता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वहां पे जाके ही कंप्रेसर बंद हो जाता है। अदरवाइज उसका स्पीड वेरी होता है। जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी वेरी होती है, वैसा स्पीड वेरी होता है। फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्पीड रहता है। नॉर्मली हमारी 50 फ्रीक्वेंसी रहती है, तो हमारा मान लो 2800 का स्पीड रहता है कंप्रेसर का। तो अगर ये 30 पे जाएगी तो प्रोपोर्शनेटली ये कम होगा, और वो हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्पीड कम ज्यादा होगा, और स्पीड कम ज्यादा होगा तो हमारी कूलिंग कैपेसिटी जो है वो कम ज्यादा मिलेगी। तो हम लोग जो नॉर्मली हम लोग को कहा गया है ना, अगर आप कार यूज कर रहे हो, अगर 30 सेकंड के ऊपर अगर आपको सिग्नल मिलता है तो आपको कार बंद करके चालू करना फिजिबल है। लेकिन अगर आपका 10 सेकंड का सिग्नल है तो कार बंद करके चालू नहीं करना चाहिए, ऐसा मतलब नॉर्मली कहा जाता है। वो इसके लिए कहा जाता है कि कोई भी रुकी हुई चीज को चालू करने में आपको ज्यादा एनर्जी लगती है। अगर कार चालू है तो उसमें कम पेट्रोल कंज्यूम होगा, लेकिन आप कार बंद करके चालू करने को जाएंगे तो जो चालू का टॉर्क है, इट विल कंज्यूम योर मोर पेट्रोल। सो लाइक दैट, अगर हमारे कंप्रेसर को हमने जैसे 80-100 टन के कंप्रेसर है, वो बार बार हम लोग बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो 100-125 बनेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको
जैसे ही टेम्परेचर आता है डिजायर्ड टेम्परेचर, तो हम लोग उसका स्पीड कम कर लेते हैं। और फिर जैसे ही आपका एरिया का टेम्परेचर बढ़ गया, लोड बढ़ गया मशीन के ऊपर, तो वो फुल स्पीड में जाके काम करेगा। ठीक है, और कोई कंट्रोल बचा अभी? मेरे ख्याल से तो नहीं बचा, अगर आपको याद आते तो बोलो। हेलो विश्वेश, का लाइन और विश्वेश, आप अभी वेरिएबल टर्न वाले स्प्लिट के बारे में बोल रहे थे क्या? हाँ हाँ हाँ, क्या उसका नाम है? नाम मतलब वो ऐसे बोलते हैं, मतलब 2 TR 1.5 TR 1 TR एक ही यूनिट में मिलता है। हाँ हाँ, बट क्या है उसका टेक्निकल नाम क्या है? अरे याद नहीं आ रहा सर। हाँ, मेरे को भी याद नहीं है, बट उसका प्रिंसिपल जो वीएफडी है, ओके प्रिंसिपल वीएफडी जैसा ही है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है तो उसका स्पीड चेंज हो जाता है। स्पीड चेंज हो गया तो उसकी कैपेसिटी कम ज्यादा हो जाती है और रिक्वायर्ड कैपेसिटी को वो काम करता है। ओके सर। ओके, तो आज हम लोग यहाँ पे कंट्रोल खत्म करते हैं। और कोई डाउट है तो बोलिए, नहीं तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, फिर आप बताओगे मुझे। कोई डाउट है कंट्रोल्स के बारे में? बोलिए। अभी मान लो आपने एक छोटा सा चिलर बना लिया 5 टन का, तो उसमें इनमें से क्या क्या कंट्रोल यूज करोगे आप? बताइए, उससे मेरे को मालूम पड़ेगा आपको ये पूरा समझ में आया कि नहीं है। सर फ्लो का यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल यूज कर सकते हैं, थर्मोस्टेट नहीं यूज कर सकते। थर्मोस्टेट यूज करना पड़ेगा ना, थर्मोस्टेट तो हर थर्मोस्टेट यूज कर कूलिंग, सकते हैं। थर्मोस्टेट मैंडेटरी है, आप समझ रहे हैं ना। थर्मोस्टेट हर कूलिंग इक्विपमेंट आना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा ना। नहीं सेम नहीं यूज कर सकते, क्या क्या? सेम नहीं यूज कर सकते, दूसरा यूज करना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना, ठीक है, बट थर्मोस्टेट तो यूज करना है। सर थर्मोस्टेट यूज कर सकते हैं। हाँ, थर्मोस्टेट HPLP लगेगा उसमें, क्योंकि पानी है ना, आपने वाटर चिलर बना रहे तो आपको 2 थर्मोस्टेट डालने हैं हमेशा, ये ध्यान में रखिए। 2 थर्मोस्टेट, स्विच डालना पड़ेगा, 2 थर्मोस्टेट, हाँ 2 थर्मोस्टेट हो गया, एक एचपी स्विच हो गया, एक एचपी स्विच हो गया। और एचपी स्विच रहेगा तो मैनुअल रीसेट वाला यूज करना है। फिर वाटर फ्लो स्विच यूज करना है आपको। फायर कंट्रोल शायद इसमें नहीं आएगा, नहीं डीपी स्विच, हाँ इलेक्ट्रिक में आपको ये जो सब है ये यूज करना है। ओएलपी, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज, सिंगल फेज। सर फ्लो स्विच, फ्लो स्विच यूज करना पड़ेगा। और ह्यूमिडिटी का कोई काम नहीं हुआ, ये स्पीड कंट्रोल का काम है। अभी ये स्पीड कंट्रोल नॉर्मली कहाँ पे होता है? बड़े चिलर, मतलब इलॉजिकल है, क्योंकि 5 टन के कंप्रेसर का कॉस्ट होगा आपका लगभग 25,000, और 5 एचपी का अगर 5 एचपी का वीएफडी लेने जाओ तो उसकी कॉस्ट होगी 35,000। ओके, तो इसके लिए हम लोग वीएफडी लगाने की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहाँ पे आपने प्रॉपर हीट लोड कैलकुलेशन नहीं किया है तो आपको वीएफडी लगाने की जरूरत पड़ती है, ये ध्यान में रखिए। या ऐसी जगह है जहाँ पे आपका लोड बहुत वेरिएट होता है। मान लो कोई 5 स्टार होटल है, नासिक का बोलो या बॉम्बे का बोलो। अभी 5 स्टार होटल में क्या होता है, रात के टाइम पे वो पूरा ऑक्यूपाई रहता है, बिकॉज ऑल गेस्ट आर रेस्टिंग इन द रूम। लेकिन दिन में क्या होता है, अभी जैसा कि मैं नासिक में हूँ, अगर मैं बॉम्बे में गया कोई होटल में स्टे किया तो नॉर्मली क्या है, रात के टाइम पे हम लोग होटल पे स्टे करते हैं।
दिन में 10 बजे या 11 बजे अगर हम लोग हमारे काम के लिए निकल जाते हैं, ओके, तो 10-11 बजे निकल जाएंगे, तो क्या होगा, दिन में ऑफिस का लोड जो है वो पूरा डाउन हो जाएगा। मतलब रात को मान लो 100 टन का पूरा लोड चल रहा है, तो दिन में हो सकता है 10 टन या 20 टन चल रहा हो, तो वो ऐसे VFD लगाना अनिवार्य हो जाता है, मतलब कंपलसरी हो जाता है। लेकिन आपका अगर कोई प्रोसेस का लोड है, आपको मालूम है कि 80-90 टन की प्रोसेस है, तो और उसमें आपने उसको 100 TR का चिलर लगाया, तो प्रोसेस बहुत कुछ वेरी होती है। प्रोसेस का लोड जो रहता है वो मोर और लेस इट इज अ कांस्टेंट लोड। सो इन दैट केस यू डोंट नीड टू गो फॉर VFD। अभी हमारे पास क्या करते हैं, कई लोग जो है वो क्या करते हैं, ओवर डिजाइन करते हैं और बाद में इसको VFD लगाते हैं। मतलब वो अपना अपना रवैया है, अपना अपना स्टाइल है, अपना अपना टेक्निक है। दे विल ओवर डिजाइन द थिंग। जैसे कि मान लो अभी आपका कूलिंग टावर का पंप है, जहाँ 7.5 होना था, तो कोई कंसल्टेंट क्या करता है, 10 AC का पंप सजेस्ट करता है और बाद में उसको VFD लगा के उसका फ्लो को कंट्रोल करता है। तो उसमें ऐसा कुछ मतलब लॉजिकल नहीं है, क्योंकि अगेन कूलिंग टावर का जो लोड है इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। जब तक कंप्रेसर चल रहा है तो कूलिंग टावर का लोड कांस्टेंट रहेगा, उसमें कुछ बहुत कुछ ऊपर नीचे होने वाला है नहीं। तो VFD कहाँ पे जरूरी है, जहाँ पे रियली देयर इज अ मतलब मोर वेरिएशन ऑफ द लोड ऑन द सिस्टम, वहां पे आपको VFD लगाना जरूरी है। और वो VFD क्या करता है, आपकी फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो आपकी स्पीड चेंज हो जाती है, कोई भी इक्विपमेंट की, और वो स्पीड चेंज होगी तो वो हिसाब से उसकी जो भी आउटपुट है वो कम या ज्यादा हो जाए। और कोई डाउट? नो सर। हाँ, इसका मैं जो फोटोज रहते हैं मैं इस पे व्हाट्सएप पे डाल दूंगा। यस सर। सुबोध, हेलो, हॅलो, हा माझं झालेलं आहे। अजून काही डाऊट वगैरे असतील तर बरं, याच्या पेपरचं काय झालं, पेपर दिला होता का मी? कारण गेले 2 आठवडे 2-3 आठवडे मी नव्हतोच होता, त्यामुळे मला पूर्ण माहिती नाही पेपर काय दिला होता का काय। हा हा, बोला सर। हा, मग तुमचं झालं का दिनमिते साहेबांना? हो, ओके, 11 वगैरे मग ते अजून जॉईन नाही झाले वाटतं ना? हाँ सर 5 मिनिटात करतील ते चालू। बरं बरं, हा ठीक आहे, ठीक आहे। पेपरचं काय झालं म्हटलं? मला वाटतं आज द्यायला पाहिजे, आज पेपर देऊन म्हणजे हो चालेल ना, तो पण सुबोध आहे का? सुबोध आहे लाईन वर दिसतोय ना। आपण डिसाइड केलं होतं ना की या वीक मध्ये देऊन देऊ। चालेल ना, त्याप्रमाणे त्यांना प्रॉपर इन्स्ट्रक्शन द्या, पेपर कुठे द्यायचं त्यांनी सोडून वगैरे जे काय कुठे करायचंय, त्या इन्स्ट्रक्शन द्या तोपर्यंत। आता ब्रेक घेऊन घ्या 5। हो चालेल।